Hello students, today's our topic is motion in straight line. ओके देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, इसमें हम ऐसे पार्टिकल के ऐसे मोशन के बारे में पढ़ेंगे जो कैसे चल रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। जैसे अगर हम एक स्ट्रेट रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हैं, सीधा सीधा बिना मुड़े, तो मोशन कैसा होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो भाई हम इसमें कई तरह के मोशन पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मोशन इन 1D पढ़ेंगे, मोशन इन 2D पढ़ेंगे, मोशन इन 3D पढ़ेंगे। तो देखिए जब हम एक बॉल को ऐसे यूं फेंकते हैं, मान लो ऐसे हमने एक बॉल को थ्रो किया और बॉल का पाथ हो गया ऐसा, इस टाइप से जाता है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया मोशन इन 2 डायमेंशनल। इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद एक होता है मोशन इन 3D। तो मोशन इन 3D वो होता है जिसमें जैसे बर्ड अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में उड़ रहा हो, ठीक है, तो बर्ड जैसे बर्ड का जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो 3D मोशन कहलाएगा, क्योंकि उसमें टाइम के साथ साथ, ठीक है, पार्टिकल के पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। जब टाइम के साथ अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट बदलते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोशन पार्टिकल का कैसा है, वो है 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। अगर टाइम के साथ अगर पार्टिकल के सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट बदले, आइदर एक्स और वाई, आइदर वाई और जेड, आइदर एक्स जेड, अगर अगर टाइम के साथ अगर इनमें से कोई 2 कोऑर्डिनेट बदलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पार्टिकल का मोशन कैसा है, 2D मोशन है। अगर टाइम के साथ पार्टिकल का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बदले, आइदर एक्स बदले, आइदर वाई बदले और जेड बदले, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसा है स्टूडेंट्स, पार्टिकल का मोशन है 1 डायमेंशन। क्लियर है? तो हम मोशन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि मोशन के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो हम बोलेंगे मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मोशन इन 3D। ठीक है, अगर उनकी डेफिनेशंस क्या हो जाएगी, तो पहली डेफिनेशन ये होगी कि अगर हमसे बोले कि डिफाइन 1 डायमेंशनल मोशन, तो 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में बोलेंगे इफ आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट आइदर x और y और z है, out of 3 coordinate if one of them is changes then the motion is said to be in 1 dimensional motion। क्लियर है? इसका मतलब अगर x y और z अगर तीनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन इन 1D बोलते हैं। 2D आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट आइदर 2 x और y, y और z और x are changes with time then motion is said to be 2 dimensional motion, 3 dimensional motion। ठीक है, all the 3 coordinates changes with time is known as 3 dimensional motion। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो 1D 2D और 3D का डेफिनेशन हो गया, क्लियर है आपको? ओके, उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हम इसमें स्ट्रेट लाइन का मोशन पढ़ते हैं। तो इसमें पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे नहीं चल रहा होगा, इसमें पार्टिकल किस में चल रहा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा होगा। क्लियर है? तो ओके, आज हम सबसे पहले अब पार्टिकल की पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं तो पहले बताता हूँ आपको। पहला हम इसमें पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, फिर पढ़ेंगे इसमें हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे वेलोसिटी, फिर पढ़ेंगे हम इसमें स्पीड, हम पढ़ेंगे इसमें एक्सेलरेशन। इन सब चीजों के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, और इसमें भी फर्दर टाइप्स होते हैं। वेलोसिटी में भी 2 टाइप हम पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पर स्पीड में भी 2 टाइप पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और एक पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस
पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह इसमें भी पढ़ेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसमें हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या पढ़ लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। देखिए नाम से ही क्लियर है, पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब हम किसी ऐसा कोई वेक्टर जो किसी पार्टिकल का पोजीशन बताएगा टाइम के साथ, क्लियर है। जैसे इस टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे है, इस टाइम पे यहाँ पे है, इस टाइम पे यहाँ पे है, इस टाइम पे यहाँ पे है, तो वो जो पर्टिकुलर पोजीशंस बताएगा कोई वेक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें कोई भी पॉइंट दे दिया है, मान लो P। अब इस पॉइंट P का हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट P को किससे ज्वाइन कर देना है, एक लाइन ली है हमें, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है, और वेक्टर जो बनाना है वो पॉइंट P की तरफ बनाना है, ठीक है। जैसे कैसे बनाएंगे हम, पहला हम क्या पढ़ रहे टॉपिक बेटा, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में क्या है, ये ओरिजिन ले लिया हमने, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट P ले लिया और इसको किससे ज्वाइन कर दिया, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये हमने क्या ले लिया, वेक्टर। तो ये जो OP वेक्टर है उसको हम R वेक्टर बोलेंगे, इसी को हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे पोजीशन वेक्टर, क्लियर है। यानी किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो उस पार्टिकल के पोजीशन को हम किससे ज्वाइन कर देंगे, ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। मान लेते हैं इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y, z, ठीक है। तो x एक्सिस में क्या है ये वेक्टर, देखो x एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट है x, y एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट कितना है y, और z एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट कितना है z। तो देखिए मैं r वेक्टर लिख रहा हूँ, तो देखो x एक्सिस में कितना है, तो हम लिख सकते हैं x i कैप है, y एक्सिस में कितना है y j कैप है, और z एक्सिस में कितना है z k कैप है। तो इन सब के बीच में क्या लगा देंगे, एक साइन प्लस का लगा देंगे। तो किसी भी पोजीशन, किसी भी पार्टिकल के अगर हमें कोऑर्डिनेट पता होंगे, x y और z पता होंगे, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। सिर्फ इसको हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करते हैं इसको ज्वाइन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखिए एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, एक पार्टिकल P ले रखा, हमने इसे कोऑर्डिनेट देखें 2, 3, 4, और इसको हमने किससे ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन से। अगर इसका मतलब बोले कि बताइए इसके पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर OP की वैल्यू क्या है, तो OP की वैल्यू क्या होगी, 2i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप, कितना स्टूडेंट, प्लस 4k कैप। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है हमें, नोट कर लीजिए इसको। नाउ हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक डेफिनेशन ही है कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल and final position, ठीक है। और लिख सकते हैं the difference between final position vector
and initial position वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैं इसको डी से रिप्रेजेंट करूं तो देखिए आर फाइनल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर इनिशियल किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर को। और फाइनल पोजीशन वेक्टर में से अगर हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर घटा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी मिल जाता है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब अगर हम फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हम समझते हैं, तो इसके लिए देखिए हम थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने एक पार्टिकल का पोजीशन ले लिया P और ये तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने बना लिया, ये हो गया हमारे पास आर इनिशियल। अब पार्टिकल चलते चलते कहाँ पहुँच गया, Q पॉइंट पे पहुँच गया, इसका हमने पोजीशन वेक्टर बना लिया, ये क्या हो गया आर फाइनल। तो ये तो इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब P से Q तक ज्वाइन करने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो हमेशा इनिशियल से फाइनल वेक्टर की तरफ होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डी वेक्टर। अब इस डी वेक्टर को हम लिखना चाहते हैं। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट भी मान लेते हैं, क्या है x1, y1, z1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2, y2, z2। देखिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये क्या है z एक्सिस है। जैसे हम इसके तीन कोऑर्डिनेट लिखे x1, y1, z1 और x2, y2, z2। तो ये उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें देखिए r, अगर हम इसमें ट्रायंगल लगाएं तो देखिए ये फर्स्ट वेक्टर मान लेते हैं। ट्रायंगल हमने क्या पढ़ा था, देखिए अगर हमें a में b को जोड़ना होता था और रिजल्टेंट चाहिए था तो a तो होता था इधर, b होता था इधर और रिजल्टेंट वेक्टर होता था ऐसा। ठीक है, तो देखिए एक वेक्टर ये रहा, उसकी हेड पे b वेक्टर वाला क्या टेल है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू r फाइनल वेक्टर। इसका मतलब r इनिशियल वेक्टर प्लस d वेक्टर इक्वल टू r फाइनल वेक्टर, और d वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, देखिए ट्रायंगल ऑल्सो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है r फाइनल माइनस r इनिशियल। इसका मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर में से हमें किसको घटा देना है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर को घटा देना है। अब देखिए ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्म में लिया, अब कोऑर्डिनेट के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट के टर्म्स में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए r फाइनल वेक्टर को लिखिए, r फाइनल वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2 i कैप लिख देंगे प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और r इनिशियल वेक्टर को क्या लिख देंगे, x1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, सॉरी x1 1 आ जाएगा ना, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो बस ये वैल्यू आप यहाँ पे धर लीजिए, ये वैल्यू यहाँ हमने पुट किया तो डी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। देखो i है, क्या लिखेंगे हम, x2 माइनस x1 i कैप प्लस ये है j और j है, तो लिखोगे y2 माइनस y1 j कैप, y का k और k है तो z2 माइनस z1 k कैप। ये वेक्टर आ गया हमारे पास, ये बता दें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का ये तरीका है कि अगर हमें दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पार्टिकल के p और q, p इनिशियल और q क्या है फाइनल, तो फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट घटा देना, उसके साथ x के साथ घटाओगे तो i कैप लिख दोगे प्लस y2 में से y1 घटा देना j कैप प्लस z2 में से z1 घटा देना k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके नोट कर लीजिए इसको।
देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए देखिए हमें मान लो दे रखा हो जैसे ये पी दे रखी थी, कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है, और कहाँ तक मूव कर रहा है पार्टिकल, ये क्यू पॉइंट तक, वो 3, 4, 5 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, देखो 3 में से घटा देंगे 2 को, क्या लगा देंगे आई कैप प्लस 4 में से सेपरेट कर देंगे 3 को, लगा देंगे जे कैप प्लस 5 में सेपरेट कर देंगे 4 को, लगा देंगे के कैप। तो डी वेक्टर किसके बराबर हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके डायरेक्शन की बात भी हम कर लेते हैं। देखिए द डायरेक्शन ऑफ displacement is from initial position to final position। तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो इनिशियल पोजीशन से किधर होता है, फाइनल पोजीशन की तरफ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में देखो ध्यान रखना होगा। देखिए जो इनिशियल पोजीशन था ये क्या है, फाइनल पोजीशन था। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा पोजीशन वेक्टर, और उसी की हेल्प लेकर के हमने क्या पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं देखिए हम पढ़ लेते हैं डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ traveled by the particle। ठीक है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ये डिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया।